नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से चैनल इजी एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि आपको 1 फरवरी को सुबह 5 बजे सोशल साइंस की वीडियो मिलेगी, अतः उसी क्रम में मैं आपके लिए आज सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान की वीडियो बना रहा हूं। और सामाजिक विज्ञान को आप लोगों को पता होगा कि 4 भागों में डिवाइड है: इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल, जिसमें मैंने भूगोल को सबसे पहले सिलेक्ट किया है। तो आज हम पढ़ेंगे भूगोल का पहला लेसन, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो ये पार्ट में थोड़ा बड़ा है, अतः इस पार्ट की जो भी लेसन है ना, इन पार्टों जो भी लेसन है इनकी जो वीडियो होगी 2-3 पार्टों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में पढ़ते हैं, देखते क्या क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे जो लेसन का नाम है ना, इसके बारे में समझते हैं। लेसन का नाम है आपका संसाधन एवं विकास। देखो मैं पहले से लिख के रखा हूँ, जिसके लिए नोट्स बनाना हो तो वो आराम से स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, या फिर आराम से लिख ले और फिर अपनी फेयर कॉपी पर बना ले, जिससे आपको पेपर में कोई समस्या नहीं आए, जिससे आप अच्छे से याद कर लें और फिर समझते चलें। तो देखो पहले पार्ट का नाम है संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले हम समझेंगे संसाधन के बारे में, इसके बाद हम बाद में समझेंगे विकास के बारे में, ठीक है। तो आइए पहले समझते संसाधन क्या होता है। तो देखो आप इसको ऐसे समझो, परिभाषा लिखिए, आप परिभाषा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहले समझना जरूरी है, क्योंकि देखो समझोगे तो आपको पेपर में लिख सकोगे, और अगर नहीं समझोगे तो नहीं लिख पाओगे। तो संसाधन को देखो ऐसे समझो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ी। एक तो मार्कर की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, और मोबाइल की आवश्यकता पड़ी क्योंकि उससे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और लाइट की आवश्यकता भी पड़ेगी, व्हाइट बोर्ड की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे एक इंसान होता है ना, तो उस इंसान के लिए बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो जो वो चीज़ें हैं ना, जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं, उन वस्तुओं को ही हम क्या कहते हैं, उन वस्तुओं को ही हम संसाधन कहते हैं। नहीं समझे? देखो ऐसे समझो, जैसे जीव जंतु हैं, हमारे घर में गाय भैंस वगैरह हैं, ठीक है, गाय भैंस वगैरह हैं, तो उनको खाने के लिए किसकी चीज़, उनको भोजन के लिए क्या चाहिए? उनको भोजन के लिए चाहिए क्या? वनस्पति चाहिए। हमें भी जैसे क्या चाहिए, फल चाहिए, सब्जी चाहिए। तो ये क्या है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं ना, उनको ही हम कहते हैं संसाधन। देखो एक शब्द में समझ लो कि संसाधन का मतलब क्या होता है, जो पूर्ति करे, क्या करे, पूर्ति। तो आप इसको ऐसे ही समझ लेना, ऐसे याद करेंगे कि संसाधन वे वस्तुएं होती हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। नहीं समझे? देखो एक बार समझो, मैंने क्या बताया कि संसाधन उन्हें कहते हैं जो मानव की या फिर सजीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अब जैसे मेरे लिए क्या लगी, प्यास लगी, देखो मेरे लिए प्यास लगी, तो मेरी प्यास कौन बुझाएगा, बताओ प्यास कौन बुझाएगा? तो मुझे प्यास लगी है तो मैं क्या पीऊँगा, जल। मैंने जल पिया, मेरी प्यास बुझ गई, तो ये क्या हो गया, एक संसाधन हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, जल संसाधन, ठीक है। अब मुझे लिखना है, तो लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, मार्कर चाहिए, तो ये मार्कर भी क्या होगा, एक संसाधन हो गया। अब जी कौन सा संसाधन, तो अकार्बनिक संसाधन बोल सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से वन है, तो वन क्या हो गया आपका, वन संसाधन हो गया, जिसमें क्या पाई जाती हैं, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब आइए जो बोर्ड पर मैंने परिभाषा लिखी है उसको समझते हैं। लेखक बताया गया कि पर्यावरण में उपलब्ध पर्यावरण तो आप समझते हैं ना, एटमॉस्फेयर जो कह सकते हैं ना, हमारे चारों ओर होता है, उसी को तो पर्यावरण बोलते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं, ध्यान से रखना, ध्यान से समझना, पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनमें मानवीय, अब जी मानवीय क्या होता है, मानवीय का मतलब मनुष्य या फिर मानव कह सकते हैं, जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है। देखो मैंने बताया था ना कि जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे उसी को क्या बोलते हैं, संसाधन कहते हैं। तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है, संसाधन कहलाते हैं। नहीं समझे? आगे ना समझे संसाधन क्या होते हैं, तो लिखा है, याद करते चलो साथ में, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो संसाधन क्या है, तो आप लिखेंगे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, संसाधन कहलाते हैं। देखो एक बार लिखा है, पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है, उन्हें क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने बता दिया अपनी प्यास बुझा करके कि वो जल संसाधन है, उसी प्रकार से वन संसाधन, खनिज संसाधन, ठीक है, मृदा संसाधन, बहुत सारे संसाधन हैं। अर्थात हमें इस पाठ के अंतर्गत संसाधनों के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद समझते हैं, एक जो
जो हमने ये पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया, अतः उसको मैंने लिख लिया अपने हिसाब से। और आप लोग भी इसको ध्यान रखें कि जो संसाधन का विकास होता है, देखो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसाधन का विकास किस पर निर्भर करता है। तो जो संसाधन का जो विकास होता है उसकी संभवता, उसकी क्या कंडीशन है, ठीक है, उसकी संभवता और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। प्रौद्योगिकी आप मत समझ सकते हैं, टेक्निक या फिर टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो संसाधनों का विकास होता है वो काय पर डिपेंड करता है, उसकी संभवता और प्रौद्योगिकी अर्थात उसकी टेक्नोलॉजी की क्या टेक्नोलॉजी है, क्या कैसी टेक्निक है, क्या जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे संसाधन का विकास होता जाएगा। देखो इसको ऐसे समझ लो, जैसे अब आपने कहीं पर देखा होगा कि बहुत सी जगह क्या होती है, बहुत सुंदरता है, कुछ भी है, ठीक है, वन वगैरह हैं, लेकिन वहाँ पर क्या नहीं है, वहाँ पर सुविधाएं नहीं है, इस प्रकार से उनका विकास नहीं हो पा रहा है। तो आप ऐसे ही समझेंगे यहाँ पर, और आगे चल के हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखें कि जो संसाधनों का जो विकास होता है वो उसकी संभवता और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आप लोगों के लिए संसाधन की परिभाषा आ गई कि संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये भी समझ में आ गया कि संसाधन का जो विकास होता है वो काय पर डिपेंड करता है, तो उसकी संभवता और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। अब देखो मित्रों, जो हमारा अगला टॉपिक है संसाधनों के प्रकार। तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो आइए समझते हैं। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानवीय। तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा क्या होता है, मानवीय संसाधन। अब जो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है और मानवीय संसाधन क्या होता है, तो आप वैसे समझ सकते हैं ना, जैसे समझता है कि प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या होता है, वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब बात आती है मानवीय संसाधन क्या होते हैं। तो मानवीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, अर्थात जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। अब जैसे ये मार्कर है, तो ये भगवान के घर से तो आया नहीं है, प्रकृति से तो आया नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, प्राकृतिक के मानवीय, तो मानवीय संसाधन हो गया। जल है, तो बताओ जल कौन सा संसाधन हो गया, प्राकृतिक मानवीय, पूछ लेता है जल संसाधन है प्राकृतिक है मानवीय, तो जल कौन सा है, मानवीय है ना, नहीं है ना, प्राकृतिक है, क्योंकि ये प्रकृति से प्राप्त होता है, ठीक है। जो बाटल है जिसमें जल भरा है, ये कौन सा संसाधन है, प्राकृतिक है, नहीं है ना, कौन सा है, मानवीय है, क्योंकि ये मानव के द्वारा बनाया गया है। तो आप लोगों के लिए आई होप समझ में आ गया होगा प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मानवीय संसाधन क्या होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वे संसाधन जो मानव निर्मित होते हैं मानवीय संसाधन कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब मित्रों जो प्राकृतिक संसाधन है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीनीकरणीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। अभी इसके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, तो आप लोगों के लिए इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद है जो संसाधन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है जैव संसाधन, तो जो संसाधन है इनको अलग अलग प्रकार से बांटा गया, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग कंडीशन में बांटा गया। तो पहला जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो इस चीज़ को समझ लो। जो उत्पत्ति के आधार पर होते हैं कि जिनकी उत्पत्ति हुई, तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन को समझते हैं, अजैव संसाधन को समझते हैं। मैं परिभाषा पहले से लिखा हूँ जिससे आपके लिए समस्या नहीं है, आप अपने नोट्स बनाते चलें, याद करते चलें, क्योंकि देखो अभी यहाँ से नहीं पढ़ोगे तो आगे चल के पेपर में बहुत समस्या आएगी, ठीक है। इसलिए मैं आपकी पूरी हेल्प कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। अब देखो इसको ध्यान से समझना, जैव संसाधन क्या होता है, तो आप ऐसे समझो कि जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं। जैव संसाधन तो हमें समझ में आ गया कि संसाधन क्या होता है, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे ही हम संसाधन कहते हैं। अब लेकिन जो जैव संसाधन है उसे क्या कहते हैं, वो किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं। वे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं अर्थात सजीवों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। नहीं समझे, देखो ऐसे जैसे मनुष्य,
मनुष्य हो गया, पशुधन हो गया, वनस्पति हो गई, जीव हो गई। यानी सीधी बात है, जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो काय से प्राप्त होते हैं, जो सजीवों से प्राप्त होते हैं अर्थात जैव मंडल से प्राप्त होते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। नहीं ऐसे में सजीवों से प्राप्त, मनुष्य के द्वारा प्राप्त हो रहे हों, जो मनुष्य बना रहा हो उसके द्वारा प्राप्त हो रहे हों, पशुओं से प्राप्त हो रहे हों, ठीक है, वनस्पति से प्राप्त हो रहे हों या जीवों से प्राप्त हो रहे हैं। तो बस सिंपल सी बात इतनी ध्यान रखें ना कि जो जैव संसाधन होता है वो क्या होता है। तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो काय से प्राप्त होते हैं, सजीवों से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। और अजैव संसाधन क्या होते हैं, तो अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो काय से प्राप्त होते हैं, निर्जीवों से प्राप्त होते हैं। तो आई होप आप लोगों के लिए ये समझ में आ गया हो। इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं समझें, क्योंकि देखो मैंने फिर भी बताया, पहली वीडियो में आपको बताया था कि अब वो समय नहीं है कि आप यहाँ से इतना डिटेल से समझ सकें कि आप उसको पूरा विस्तार, पूरा समुद्र को खोजने की कोशिश करेंगे कितना है कितना नहीं है। अभी आप सिर्फ उतना समझें जिससे आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें। और बस आपको पेपर में कोई ये नहीं पूछने वाला कि भैया ये बताओ कि कौन आता, आपको क्या आता क्या नहीं आता। बस आपको अपनी कंडीशन का पता होना चाहिए कि मुझे कितना आता कितना नहीं आता। इसलिए आप जितना मैं समझा रहा हूँ आप उतना समझें, पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, इतनी मैं आपकी गारंटी दे रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए इतना समझ में आ गया होगा। अब इस चीज़ को देखो एक बार और पढ़ लेते हैं, 2 मिनट के अंदर हम पूरी रिवाइज करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक अभी बनाते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने समझाया आप लोगों के लिए संसाधन क्या होते हैं, तो आप लोगों के लिए लिखी हुई है, परिभाषा भी लिख ली होगी कि पर्यावरण में उपलब्ध, पर्यावरण में देखो ध्यान से सुनना, पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं संसाधन कहलाते हैं, जैसे जल संसाधन, वन संसाधन, ठीक है, और भी बहुत सारे संसाधन हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ये बताया कि जो संसाधनों का जो विकास होता है वो उसकी संभवता और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। ये भी आप लोगों की समझ में आ गया। अब इसके बाद मैंने बताया कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मानवीय। प्राकृतिक क्या होता है, जो प्रकृति से प्राप्त होता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मानवीय संसाधन क्या होता है, तो वे संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मानवीय संसाधन कहते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन को देखो 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक है आपका नवीकरणीय योग्य, दूसरा है अनवीनीकरणीय योग्य, जो कि आगे चल के हमें पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हमने बताया कि उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है जैव संसाधन, दूसरा क्या होता है, अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन क्या होता है, तो जैव संसाधन वे संसाधन जो हमें जीव मंडल या फिर जैव मंडल अर्थात सजीवों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं जैव संसाधन। अरे जैव से देखो समझो ना यहाँ पर यार, तुम लोग समझते नहीं हो। जैव का मतलब सजीव, अजैव का मतलब निर्जीव। तो वे संसाधन जो हमें सजीवों से प्राप्त हों, हमसे प्राप्त हों, जीव जंतु से प्राप्त हों, मानव से प्राप्त हों, जिनमें जैसे पेड़ पौधों से हमें बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती है, तो वो क्या हो गया आपका जैव संसाधन। और जो अजीब अर्थात निर्जीवों से प्राप्त हो, जैसे मृदा मिट्टी है, तो मिट्टी बताओ, मिट्टी से हमें क्या प्राप्त होता है, जो भी प्राप्त होगा तो वो क्या हो, जो भी हमें मिट्टी से प्राप्त हो रहा है, जो भी खनिज पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं, वो कौन से संसाधन कहलाएंगे, वो आपके कहलाएंगे अजैव संसाधन। और जो सजीवों से जैसे पशु से बताओ, जैसे गाय से क्या प्राप्त होती है, गाय से हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है, हमें दूध प्राप्त होता है, ठीक है। तो दूध कौन सा हो गया, उसी दूध होगा आपका जैव संसाधन कह सकते हैं, ठीक है। वनस्पति बताओ, पेड़ पौधों से क्या प्राप्त हो रहा है, दवाइयाँ प्राप्त होती हैं, वनस्पति नहीं बनती, वनस्पतियों से क्या बहुत सी दवाइयाँ बनती हैं, औषधियाँ बनती हैं, ठीक है। लकड़ी भी प्राप्त होती है, फल भी प्राप्त होते हैं, तो ये सब क्या हो जाती हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपके लिए इतने टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं बना रहे हैं, आइए समझते हैं। तो आइए मित्रों अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी तक हमने क्या समझा था, संसाधन के बारे में समझा था, संसाधन के प्रकार के बारे में समझा था। एक बार थोड़ा 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं कि संसाधन क्या होते हैं। तो आप लोगों के लिए बताया गया था कि संसाधन वे पदार्थ होते हैं या फिर वे वस्तुएं होती हैं जो मनुष्य की या फिर मानव की या फिर सजीवों की क्या करती हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संसाधन बोलते हैं। संसाधन 2 प्रकार का होता था, एक प्राकृतिक, एक होता था मानवीय। तो प्राकृतिक भी आपको समझ में आ गया, मानवीय भी आ गया होगा, ठीक है। आइए, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, रिवर्स करके देखें, दोबारा देखें, वीडियो अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, समाप्तिया के आधार पर, काय के आधार पर, समाप्तिया के आधार पर। अभी हमने पढ़ी थी उत्पत्ति के आधार पर 2 संसाधन थे, कौन कौन से थे आपके, जैसे
आपका था जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन समझा दिया था कि जो जीवों से प्राप्त होता है, अजैव संसाधन समझा दिया था जो निर्जीवों से प्राप्त होता है। लेकिन अब समाप्त्या, पेपर में एक बार देखो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि समाप्त्या के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जो समाप्त्या के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो आपको कितना ध्यान रखना है कि समाप्त्या के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता कौन सा? एक होता है आपका नवीकरण संसाधन, जो बताया था ना प्राकृतिक संसाधन दो भागों में बांटा गया, नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, ध्यान से समझना। तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। देखो क्या बताया गया, नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? तो आप सीधी बात है, वे संसाधन जिन्हें भौतिक विधि, आपने भौतिक विधियाँ पढ़ी होंगी, कोई भी विधि ले सकते, मतलब किसी भी प्रकार से भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा क्या किया जा सकता है, उन्हें प्राप्त किया जाता है या फिर उत्पन्न किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। देखो ऐसे समझ लो कि जिससे कोई संसाधन है और आपको प्राप्त करना है और आपने उसमें क्या कर लिया, कोई विधि लगा ली या फिर कोई मेथड कर लिया या फिर किसी भी चीज़ द्वारा आपने उसको प्राप्त कर लिया, तो वो आपको कहलाएगा नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन जीव। नहीं समझे? देखो सीधी सी बात है, देखो समझो ना यार, तुम लोग भी कैसी बात करते हो। तो नवीनीकरण संसाधन तो ये संसाधन जिन्हें भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा, भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा, अब विज्ञान में जाके पढ़ो कि भौतिक विधि क्या होती है, रासायनिक विधि क्या होती है, ठीक है। अभी हम सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस पर ही डिपेंड करेंगे, ठीक, और कोई सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। तो उस नवीकरण संसाधन को आप समझेंगे कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा हम अगर उसको प्राप्त कर लें तो वो हमारा संसाधन कौन सा हो जाता है? वो हमारा संसाधन हो जाता है नवीनीकरण संसाधन हो जाता है। अब जी बताओ, जैसे जल है, जल कहाँ पर? भूमि के अंदर है। अब जल को तुम कैसे करोगे? ग्लेशियरिंग करेंगे, वहाँ पर पानी निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? जल आपको कौन सा हो गया? नवीनीकरण संसाधन कहलाएगा। जैसे आपका वन को काटना है, कुछ भी करना है, लकड़ी प्राप्त करनी है, तो सीधी बात है उसको आप किसी न किसी विधि द्वारा तो काटोगे ना, तोड़ोगे, कुछ ना कुछ तो हटाओगे, लगाओगे, तो वही हमारे क्या हो जाते हैं। तो सीधी एक बात है ना, आप कह सकते हैं कि वे संसाधन जो क्या होते हैं, जिन्हें भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हम नवीनीकरण संसाधन कह सकते हैं। समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर बात ये है कि जो नवीनीकरण संसाधन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सतत संसाधन और दूसरा होता है जैविकीय संसाधन। पहले तो ये बताइए आप लोगों के लिए, क्या नवीनीकरण संसाधन समझ में आ गया? नवीनीकरण संसाधन वह संसाधन होता है जिन्हें हम भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अब नवीनीकरण संसाधन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है सतत संसाधन और दूसरा क्या होता है आपका? जैविकीय संसाधन। देखो सतत संसाधन को समझिए, जैसे जल है, जैसे नदी है, नदी में क्या बह रहा है? पानी बह रहा है। तो नदी के पानी को हम क्या करते हैं? उसका हम यूज भी कर लेते हैं और उसे हम क्या कर लेते हैं? प्राप्त भी कर लेते हैं। तो ऐसा संसाधन कहलाता है आपका सतत संसाधन। देखो सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा संसाधन जिन्हें एक ही समय पर प्राप्त और एक ही समय पर उपयोग कर सकें, वैसे संसाधन को हम बोलते हैं सतत संसाधन। देखो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या लिखिए कि वे संसाधन जिन्हें एक ही समय पर प्रयोग व प्राप्त किया जा सके, एक उसी समय पर हम उसका प्रयोग कर लें और उसी समय पर उसको क्या कर लें? प्राप्त भी कर लें, तो ऐसा संसाधन क्या कहलाता है? सतत संसाधन कहलाता है। तो देखो लिखिए कि वे संसाधन जिन्हें एक ही समय पर प्रयोग व प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं? सतत संसाधन कहते हैं। जैसे बहता हुआ जल, मैंने बताया ना, नदी में क्या बहता है? बहता हुआ जल। अब जैसे कुआं का पानी है तो कुआं का तो इस तरह पानी है, क्या इस तरह रुका हुआ है। अगर रुका हुआ है तो या तो आप उसको क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, या फिर उसको आप पी सकते हैं, एक कोई कर सकते हैं। लेकिन बहता हुआ जल होगा तो वो क्या होगा? आप उसका प्रयोग भी कर लेंगे। आप पानी बह रहा है, ठीक है, जा रहा है, आपने उसको फूल लिया, अपने खेतों में फूल लिया ना, खेत बह रहे हैं ना, तो खेत में फूल लिया, तो वो आपने खेत में उसको क्या कर लिया? फोड़ लिया, तो आपने उसको प्राप्त भी कर लिया और उसका आपने क्या कर लिया? उपयोग भी कर लिया। तो वही होते हैं कि वैसे संसाधन या फिर ऐसे संसाधन जिनका एक ही समय पर आप उसका प्रयोग भी कर लें और प्राप्त भी कर लें, तो ऐसे संसाधन को क्या बोलते हैं? सतत संसाधन कहते हैं। आगे ना समझिए। अब जैसे बहता हुआ जल, हवा है,
तो हवा बताओ, हवा चल रही है तो हवा का हम उपयोग भी कर रहे हैं और उसका हम यूज भी कर रहे हैं। उसका देखो हम उपयोग भी कर रहे हैं और यूज भी कर रहे हैं। ऑक्सीजन ले रहे हैं आप, ठीक है, तो आप उसका यूज भी कर रहे हो और उसका क्या कर रहे हैं, प्रयोग भी कर रहे हैं। अरे आपने ले लिया ऑक्सीजन को, ले लिया, जब आपने ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण कर लिया तो आपने उसका यूज किया और यूज किया तो वो अंदर गई, तो उसने वहाँ पर क्या, अब ऑक्सीजन के फलस्वरूप आप लोगों को पता होगा वहाँ पर क्या श्वसन की क्रिया होगी। तो सीधी बात से सिंपल सी बात हमें समझ लें कि वे संसाधन जिनका एक ही समय पर प्रयोग वह क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सतत संसाधन कहते हैं। आगे ना समझ, तो सतत संसाधन समझ में आ गया होगा। अब समझते जैव की संसाधन। तो वे संसाधन जिन्हें जैविक प्रक्रिया द्वारा, वे संसाधन जिन्हें जैविक प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं, प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं जैव की संसाधन कहलाते हैं। देखो लिखा है, वे संसाधन जिन्हें जैविक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है जैव की संसाधन कहलाते हैं। तो आप लोगों के लिए इतना समझ में आ गया होगा। जैसे वनस्पति और फिर वनस्पति जीव, ठीक है, आगे ना कोई समस्या नहीं। देखो नवीनीकरण संसाधन में क्या बताया, ऐसे संसाधन जिन्हें एक रासायनिक या फिर भौतिक विधियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सतत संसाधन और दूसरा होता है जैव की संसाधन। सतत संसाधन क्या होता है, तो ऐसा संसाधन जिन्हें एक ही समय पर प्रयोग व प्राप्त किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सतत संसाधन। जैव की संसाधन क्या होते हैं, तो वे संसाधन जिन्हें जैविक प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जैव की संसाधन कहते हैं। तो आप लोगों के लिए इतनी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखो हमारा है दूसरा, पहला था आपका नवीनीकरण संसाधन, दूसरा क्या है, अनवीनीकरण संसाधन। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया, ऐसे संसाधन जिन्हें एक बार प्राप्त करने के पश्चात पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे हम कहते हैं अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। देखो ऐसे संसाधन जिन्हें एक बार प्रयोग कर लिया, अगर आपने उसका एक बार यूज कर लिया तो आप उसका दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो वो संसाधन कहलाते हैं अनवीनीकरण संसाधन। अब कई सारी ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं कि जिनका एक बार प्रयोग कर लो फिर दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, तो बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी। जैसे घड़ी का सेल है, घड़ी का सेल बताओ, अगर आपने उसका एक बार यूज कर लिया तो क्या आप उसको दोबारा कर सकते ना, यूज नहीं कर सकते ना। तो ऐसे बहुत से, जैसे खनिज पदार्थ वगैरह, ठीक है, एक बार आपने उपयोग कर लिया, अब तुम सोचो कि उसको हम दोबारा प्राप्त कर लें तो नहीं कर सकते ना। उसी प्रकार से जीवाश्म, जानते हो कि जीवाश्म क्या होते हैं, ठीक है, जो भी जैसे मर जाते हैं ना तो मरने पर जो हड्डियाँ बचती हैं जो जीवाश्म रहते हैं, ठीक है, बाद में बची हुई हड्डियाँ हैं, तो जीवाश्म। ईंधन फ्यूल, लकड़ी है, लकड़ी का आपने एक बार यूज कर लिया, आपको दोबारा कर सकते हो ना, उसको उपयोग कर लोगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। दूसरा है लोएक्स। अरे जैसे लकड़ी है, आपने वहाँ से लाए, वन से काट करके लाए, लकड़ी का आपने क्या कर लिया, यूज कर लिया, मतलब जला दिया। अब जली लकड़ी को क्या जला लोगे, क्या राख बन जाएगी, तो राख जला लोगे क्या, नहीं बना सकते ना। तो वही तो बता रहे ना भैया, आप लोग कुछ भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, कुछ भी कर सकते हो। तो अनवीनीकृत संसाधन क्या होते हैं, तो ऐसे संसाधन जिन्हें एक बार प्रयोग करने के पश्चात दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और नवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं, तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें नवीनीकरण संसाधन। और जिन्हें नहीं कर सकते उन्हें क्या कहते हैं, अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। आगे ना समझ में कोई डाउट तो नहीं है। अब यहाँ पर अनवीकरण संसाधन को दो भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में, दो भागों में। एक होता है चक्रीय, दूसरा होता है अचक्रीय। अब चक्रीय संसाधन क्या होता है, तो चक्रीय संसाधन होता है कि वे संसाधन जिनमें तकनीक का प्रयोग करके, वे संसाधन जिनमें तकनीक का मतलब टेक्निक या फिर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उन्हें नवीनीकृत किया जाता है, उसे हम कहते हैं चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन क्या होती है, तो आप लिख लेंगे यहाँ पर कि वे संसाधन जिनमें तकनीक का प्रयोग करके उन्हें नवीनीकृत किया, पुरानी वस्तुएं, खनिज है, खनिज पदार्थ निकले कुछ भी, पुरानी वस्तु, उसको क्या करेंगे, उसमें कुछ विधियों द्वारा उसे नया किया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका चक्रीय संसाधन कहलाएगा। जबकि अचक्रीय संसाधन क्या होते हैं, तो अचक्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें का हम क्या कर सकते हैं, एक बार उपयोग करने के पश्चात उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अचक्रीय संसाधन कहते हैं। तो आप लोगों के लिए इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम समझते हैं इसका नेक्स्ट। मित्रों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण कीजिए, किसका, संसाधन का। तो स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण चार प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा क्या होता है, सामुदायिक संसाधन, तीसरा क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो आइए एक एक करके समझते हैं, बड़ा ईजी, कोई समस्या नहीं। तो व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, तो वे संसाधन जो निजी व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, आपके
व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। तो क्या आप लिखेंगे आप, वे संसाधन जो निजी मतलब स्वयं व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाएगा वो ऐसा संसाधन क्या कहलाएगा आपका, निजी यानी व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल, बागान, चारागाह, भूमि, तालाब, कुआं। अब जैसे कुआं बनाया किसी ने तो वो किसके द्वारा प्राप्त किया गया है, तो बताया तो लोगों ने, और लोग इसका क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, मनुष्य ने बनाया, मनुष्य प्राप्त कर रहा है। तो यानी सीधी बात है, व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन होते हैं जो व्यक्तियों के द्वारा स्वयं बनाए जाते हैं, फिर निजी व्यक्तियों के द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम व्यक्तिगत संसाधन करते हैं। मैंने अगर कोई चीज़ बनाई और मैंने बनाई है और कोई भी अगर मनुष्य प्राप्त कर रहा है तो वो संसाधन कौन सा हो जाएगा, तो भैया व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा। ये बताओ पहले, जो बाघ होते हैं, क्या बाघ भगवान ने वहाँ से पहुँचाया क्या, वहाँ से ऊपर से पहुँचाया क्या, या बनाए तो मनुष्य ही ने, और प्राप्त कौन कर रहा है, उनका यूज कौन कर रहा है, मनुष्य ही। ठीक है, चारागाह है, चारागाह जब जानते हो ना क्या होता है भैया, नहीं जानते ना, हम बताएं, चलो बताते हैं। चारागाह का मतलब होता है जहाँ पर जो जानवर होते हैं क्या करते हैं, चरने के लिए जाते हैं, उन्हीं को हम चारागाह कहते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, तो चारागाह बनाया किसने, हम ही लोगों ने बनाया, और इसका उपयोग कौन कर रहे हैं, जानवर कर रहे हैं, यानी कर तो रहा है जीव ही। ठीक है, निर्जीव तो खाने जाएगा नहीं वहाँ पर। उसी प्रकार से भूमि है, भूमि क्या बनाई गई है, बनाई गई है भैया। ठीक है, पहले क्या थी, सभी पता है, सभी जगह पानी पानी क्या था, अलग अलग प्रकार की ज़मीन थी। ठीक है, अब उसने अपना खेत बना लिया, ये खेत बना लिया, वो खेत बना लिया, तो भूमि को, ठीक है, भूमि भी क्या हो गया आपका व्यक्तिगत संसाधन। तालाब है, तालाब के भगवान ने पहुँचाया क्या, कि चल जाओ, ब्रह्मा जी ने कहा जाओ भाई तालाब तू यहाँ पर पहुँच जा। ठीक है, वहाँ पर जा, ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ ना। तो जो तालाब है, तालाब बनाया तो किसने, व्यक्ति ने, अपने स्वयं के द्वारा बनाया, और उसका यूज भी कौन कर रहा है, तो मनुष्य कर रहा होगा भाई, हुआ भी है। तो आप इसको ऐसे याद रखना। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, आप रखेंगे कि व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन होते हैं जो व्यक्तियों के द्वारा बनाए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं या उन्हीं के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। आगे ना अच्छे से, सामुदायिक संसाधन क्या होता है, तो सामुदायिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो समुदाय के सभी सदस्यों के पास, तो क्या कहेंगे, सामुदायिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका अधिकार समुदाय के सभी सदस्यों के पास होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। नहीं समझे, देखो एक होता समूह और एक होता समुदाय। अगर कई समूहों को मिला देते हैं तो एक समुदाय यानी कम्युनिटी का निर्माण होता है। देखो पहले एक होती है, ऐसे समझो, एक होती है व्यष्टि, क्या होती है, व्यष्टि। एक होती है समष्टि, क्या होती है, समष्टि। एक होता है समूह, या समुदाय। देखो व्यष्टि में आ जाते हैं हम, अगर बात करें व्यष्टि की तो व्यष्टि में आ जाएंगे हम, और ऐसे हमारे कई समूह मिल जाएं, क्या मिल जाए, कई समूह मिल जाएं तो वो आ जाते हैं किसमें, समष्टि में। और ऐसी कई समष्टियाँ मिल जाएं तो किसका निर्माण हो जाता है, समुदाय। तो सीधी बात है, आप समझते हैं समुदाय किसे कहते हैं, तो आप कह देंगे कि समूहों के समूह को क्या कहते हैं, समूह। जैसे हम हैं, हमारे 10 लोग हैं तो हम समूह में, और वही 10 लोग ऐसे कई समूह मिल जाएं तो क्या बन जाएगा, समुदाय, कम्युनिटी बोलते हैं जिसको, कम्युनिटी। ठीक है, तो सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, ऐसे संसाधन जिसमें समुदाय, जिनका अधिकार समुदाय के सभी सदस्यों के पास होता है, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल समझ, जैसे एक गाँव है, अपना अपना गांव ले लो भैया, जो भी गांव हो, तो उस गांव में अगर आप देखेंगे तो जिस गांव में क्या होता है, चारण भूमि होती है जिसको अपन चारागाह बोलते हैं। ठीक है, तालाब होता है, शमशान होता है, पार्क होता है, खेल के मैदान होते हैं। तो क्या आप ये बताओ, अगर खेल का मैदान है तो कभी ऐसा हुआ कि एक ही व्यक्ति खेलने जाएगा, या उस खेल के मैदान पर सबका अधिकार है? मेरे हिसाब से तो भाई से सभी का अधिकार है। अब आप लोगों के हिसाब से जो भी ना, तो आप लोग समझ लेना। तो यहाँ पर गाँव की चारण भूमि, पार्क है, पार्क में क्या होता है, सभी लोग जाते ना, तो उस गांव के जितने भी लोग हैं ना, उनका अधिकार क्या है, समुदाय के सभी लोगों का अधिकार उनके पास होता है, तो उसको बोलते हैं अपन सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं, तो आप लिखेंगे कि सामुदायिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका अधिकार समुदाय यानी गाँव के सभी लोगों के पास होता है, फिर समुदाय के सभी लोगों के पास होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। आगे समझ में। अगला है हमारा राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, तो राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो राष्ट्रीय स्तर अर्थात देश लेवल पर, मतलब देश लेवल नहीं है, अरे राष्ट्रीय लेवल पर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और इसका अगर इस संसाधन की अगर बात की जाए तो इसका देश की जो सरकार होती है, किसकी सरकार, देश की सरकार,
का पूर्ण रूप से अधिकार होता है राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, मतलब देशों के मध्य होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज, कहीं पर पता चले यहाँ पर, जैसे एक बार एक न्यूज़ मिली कि वहाँ पर बहुत सारा सोना है, क्या है, सोना। तो उस सोने का अधिकार गाँव के लोगों का नहीं है, उस राज्य के लोगों का नहीं है, ठीक है, किसी का नहीं है। किसका अधिकार है उस सोने पर, सिर्फ सरकार का है। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो प्राप्त होंगे उन्हें हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जैसे वन, जल, जीव, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय आपको समझ में आ गया हो कि अंतर्राष्ट्रीय क्या होते हैं, जो बड़ी लेवल पे हो, मतलब देश विदेशों, बड़े बड़े देशों के मध्य हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो मित्रों, आज हमारा पहला पार्ट समाप्त होता है यहाँ पर। तो ये हमारी पहली वीडियो थी और मैं आशा करूँगा कि आप लोगों के लिए ये पहली वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें, जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके। और आप लोग भी साथ में नोट्स बनाते चलें, ठीक है, नोट्स बनाते चलें, याद करते चलें, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो आपके लिए जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगा। और इसके बाद एक और जानकारी देना चाहता हूँ। इसके पहले मैंने बताया था कि कौन सी वीडियो कब, तो देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो भी है आपकी भूगोल के जितने पार्ट हैं, ठीक है, इसको भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और नागरिक शास्त्र हुए, अर्थशास्त्र हुए, ठीक है। तो इतने जितने भी ये पार्ट हैं इनको हम बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इस महीने में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए एक ज़्यादा बड़ी वीडियो दें या फिर लंबी वीडियो दें, जिससे आपका ये कंप्लीट हो सके। और कंप्लीट होता है अगर फरवरी में अगर कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपके लिए मार्च में हम इसके सेट पेपर लगवाएंगे। क्या लगवाएंगे, सेट पेपर, जो उनके जैसे आप लोगों के अभी मैथ में लगवाए जाएंगे, सोशल साइंस तो पढ़ ही रहे हैं, और भी सब्जेक्ट हैं उनमें सेट पेपर लगवाए जाएंगे, तो वैसे सेट पेपर इसमें लगवाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम पढ़ेंगे पूरा बेसिक तरीके से, जिससे आप बेसिक याद रखोगे तो बहुत फायदे में। और हम संडे के दिन, ध्यान रखना, संडे के दिन मैप की प्रैक्टिस करेंगे। किसकी, सोशल साइंस में मैप की प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान रखना कि जो मैप होता है ना 10 नंबर के पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। कितने, 2 मैप आते हैं, एक आता है भूगोल में, एक आता है इतिहास में। इसलिए जो मैप में ये पार्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए संडे को ध्यान रखना, संडे को हमारा 10 नंबर का टॉपिक रहेगा। संडे की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। और मिस क्या करना, कोई लाइव क्लास थोड़ी चला है, वीडियो है अपलोड, जब भी चाहो आप सीख सकते हो, ठीक है। तो ये बात मैंने आप लोगों के लिए बता दी है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के तहत, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।